क्या होगा अगर आपकी पूरी जिंदगी किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उस अजीज ने तबाह कर दी, जिसके साथ आप अपना बिस्तर साझा करते हैं? जरा सोचिए, आप एक आदर्श परिवार के भ्रम में जी रहे हैं, जबकि हकीकत में आपको धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। आपको पागलपन की ओर धकेला जा रहा है, ताकि आपसे वह सब कुछ छीन लिया जाए जो आपको प्यारा है। इस कहानी में कोई सही नहीं है, बस धोखे, डर, विश्वासघात और एक भयानक राज है जो अचानक सामने आएगा। इसे अंत तक देखें, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो सब कुछ बदल देगा। शुरुआती वसंत का मौसम था। दिन साफ था। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। अपार्टमेंट में सेब के पाई और धुले हुए कपड़ों की महक आ रही थी। नंदिनी इस्त्री करने वाले बोर्ड के पास खड़ी थी। अपने पति की कमीज को बेख्याली में इस्त्री कर रही थी। उसने यह सैकड़ों बार किया था और इस पल उसे लग रहा था कि सब ठीक है। लेकिन इस शांति के पीछे आने वाले विश्वासघात की फुसफुसाहट पहले ही सुनाई दे रही थी। दिन सामान्य लग रहा था। उसका पति रोहन एक सफल संपादक था, सम्मानित और संयमित। कहा जाता था कि वह दूसरी महिलाओं को देखता भी नहीं। हालांकि उसके अधीन दर्जनों प्रतिभाशाली, खूबसूरत और महत्वाकांक्षी महिलाएं काम करती थीं। नंदिनी को कभी ईर्ष्या नहीं हुई। यह बात उसके दिमाग में कभी आई ही नहीं। उनकी मुलाकात विश्वविद्यालय में हुई थी। तब वह फोटोग्राफी फैकल्टी की छात्रा थी और वह पत्रकारिता का सितारा। रिपोर्टिंग के प्रति उनका जुनून, पेशे के बारे में लंबी बातचीत, बहस भरी शूटिंग, शहर में रात की यात्राएं, इन सब ने उन्हें करीब ला दिया। सब कुछ फिल्म जैसा था। एक तेज रोमांस, शादी, करियर, सफलता। लेकिन कुछ जख्म भी थे। नंदिनी को उस गर्भावस्था का दर्द याद था जो बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। छठे महीने में जन्मा एक छोटा बच्चा। उसने एक हल्की चीख सुनी, फिर खामोशी। उन्होंने कहा, दिल ने साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा, बच्चा मर गया। नंदिनी ने विश्वास कर लिया। उसे बच्चे का शरीर नहीं दिखाया गया, उसे बस बताया गया कि सब खत्म हो गया। रोहन ने बच्ची को उसके बिना दफना दिया। वही एक छोटी सी मिट्टी के ढेर पर रोती रही। उसके पास कोई तस्वीर तक नहीं थी। तब से बहुत कुछ बदल गया था। नंदिनी ने अपने पेशे में वापस आने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बैठ गया। वह फिर से कैमरे के लेंस में नहीं देख पा रही थी। सभी किरदार उसे खोखले लग रहे थे। आखिरकार रोहन ने उसे काम छोड़ने का सुझाव दिया। आराम करो, उसने कहा, तुम बहुत थक चुकी हो, घर पर ध्यान दो। और वह मान गई, बिना किसी संघर्ष के। साल बीतते गए। रोहन अपना करियर बना रहा था, थका हुआ। कभी कभी देर से घर लौटता था, लेकिन नंदिनी को कुछ भी शक नहीं हुआ। वह उसके लिए कॉफी बनाती, कमीजें इस्त्री करती, मोजे धोती और सोचती कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। कभी कभी उसकी माँ आती, सख्ती से मुस्कुराती और कहती कि उसके बेटे को कैसी अच्छी पत्नी मिली है। नंदिनी इसे स्वाभाविक मानती थी। सब कुछ जैसे जम गया था। और अचानक एक सामान्य शाम, रोहन को एक फोन आया। उसकी नजर चौकन्नी हो गई। उसने कहा कि यह उसकी माँ का फोन है। मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा, उनके पास दवाइयां खत्म हो गई हैं। शब्द सामान्य थे, लेकिन लहजा वह अलग था। ऐसी मजाक भी मत करो। क्या हमारा दोस्त के परिवार को बर्बाद करने वाला क्लब है? कोई सोच भी नहीं सकता। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। उसकी सहेली झूठ बोल रही थी। उसने यह महसूस किया। बहुत आत्मविश्वासी नजर, बहुत सही शब्द। उस शाम नंदिनी अकेले सो गई। रोहन ने कहा कि वह एक मीटिंग में देर तक रहेगा। उसने इंतजार किया, बहुत देर, 1 घंटा, 2। जब गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी, तो उसने सोने का नाटक किया। हाँ, उसे कुछ नहीं पता। रोहन ने फोन पर फुसफुसाया, हॉलवे में खड़े होकर, सब योजना के अनुसार चल रहा है। जब तक वह सोई और नासमझ है, हम आराम से मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी तलाक संभव नहीं है। मुझे चाहिए कि वह अपार्टमेंट के हस्तांतरण पर दस्तखत कर दे। उसके बाद कर सकते हैं। नंदिनी ने सुना। हर शब्द उसके दिमाग में कील की तरह चुभ रहा था। वह झूठ बोल रहा था, वह धोखा दे रहा था, वह एक खेल खेल रहा था और उसके पास एक योजना थी, उसे हटाना। शारीरिक रूप से नहीं, नैतिक रूप से उसे पागल करना। सभी को यह समझाना कि वह होश में नहीं है। चाय में कुछ मिलाना, फंसाना, तोड़ना, अलग थलग करना।
नंदिनी ने धीरे धीरे आंखें खोली और समझ गई, एक नया खेल शुरू हो गया था जिसमें दांव पर उसकी समझदारी थी और जिंदगी। अगली सुबह नंदिनी भारी मन से जागी, बीमारी से नहीं बल्कि सच्चाई के एहसास से। ऐसी सच्चाई जिसे अब दिमाग से निकाला नहीं जा सकता था। रोहन की हर आवाज, हर लहजा, हर वाक्य याद करते हुए उसने महसूस किया जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। उसने कुछ बूंदों, खुराक, होश खोने के बारे में बात की थी। इसका मतलब है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, सुस्ती, नींद आना, अजीब सपने, वह सब संयोग नहीं था। वह सचमुच उसकी चाय में कुछ मिला रहा था। नंदिनी उठी, धीरे धीरे, जैसे वह किसी गाढ़े पानी से गुजर रही हो। रसोई की ओर बढ़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब वह अपने घर को एक जाल की तरह देख रही थी। उसने सभी अलमारियां खोली। अनाज के डिब्बों के पीछे, सिंक के नीचे, दवाइयों की अलमारी में देखा। कुछ नहीं। कोई शीशियां नहीं, कोई पैकेट नहीं, न ही कोई पाउडर के पैकेट। फिर रोहन का कमरा, मेज, दराज, साइड टेबल, साफ। कोई निशान नहीं बचा था। लेकिन उसने ये कहा था, उसने कबूल किया था। इसका मतलब है वह इसे अपने साथ रखता है, छिपाता है और शायद जारी रखता है। वह बेडरूम में लौटी, लेट गई और बीमार होने का नाटक किया। उसे धोखा देने के लिए, समय जीतने के लिए। रोहन दोपहर के खाने पर वापस आया, फूलों के साथ, मुस्कान के साथ, मिठाइयों के साथ। क्या तुम अभी भी सुस्त हो? सिर दर्द कर रहा है। नंदिनी ने फर्श की ओर देखते हुए फुसफुसाया। शायद चाय? उसने धीरे से पूछा। केवल तभी अगर तुम बनाओ। उसने सिर हिलाया और रसोई में चला गया। उसने सुना कि नल कैसे बजता है, वह कुछ कैसे उड़ेलता है, चम्मच कैसे खड़खड़ाता है, और फिर एक ठहराव, लंबा, और फिर से कदमों की आवाज। वह 2 कपों के साथ लौटा। वह मुस्कुराई और पूछा, कृपया फोन ला दो, मैं अपनी मां को फोन करना चाहती हूं। जब वह जा रहा था, नंदिनी ने कप बदल दिए। उसकी चाय उसकी हो गई। उसकी चाय उसने सिंक में डाल दी और अपने लिए सादा पानी भर लिया। वह नहीं जानती थी कि वह उसमें क्या मिला रहा था, लेकिन वह अब और कोई प्रयोग की शिकार नहीं बनने वाली थी। एक अपरिचित महिला की आवाज ने उसका नाम लिया। वह विनम्रता से बात कर रही थी, लेकिन आवाज में चिंता थी। माफ कीजिए, क्या आप नंदिनी हैं? हाँ। और आप कौन? मेरा नाम स्नेहा है। मैं बाल गृह नंबर 4 में एक शिक्षक हूं। मैंने आपका नंबर उस पॉलिक्लिनिक से पाया जहां आप पंजीकृत हैं। नंदिनी तनाव में आ गई। माफ कीजिए, लेकिन ये कुछ अप्रत्याशित है। आप क्यों फोन कर रही है? खामोशी। फोन पर केवल उसकी अपनी तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहती हूं। यह आपकी बेटी के बारे में है। खामोशी। गाढ़ी चिपचिपी, जैसे शरबत। नंदिनी का दिल कुछ सेकंड के लिए धड़कना बंद हो गया। मेरी बेटी? उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में पूछा। हाँ। वह शहर के केंद्र में एक कैफे में बैठी थी। सामने बैठी महिला के हाथों में स्थानीय अखबार का एक मोड़कर रखा हुआ अंक था। यही वह निशान था जिससे उसे उसे पहचानना था। नंदिनी अंदर आई और तुरंत थम गई। ये वही महिला थी जिससे रोहन पार्क में मिला था, जिसे उसने कभी प्रेमिका समझा था। आप? नंदिनी ने मुश्किल से सांस छोड़ते हुए कहा। हाँ। महिला ने सिर हिलाया। मेरा नाम स्नेहा है। कृपया बैठिए, हमें बात करनी है। वे बैठ गए। नंदिनी ने महसूस किया कि उसके हाथ में कप कांप रहा है। आप जानती हैं, स्नेहा ने शुरू किया, आपकी बेटी दिया को ऑपरेशन की जरूरत है। यह जटिल और आपातकालीन है। हमें समय गंवाने का डर है। मैंने आपके पति से संपर्क किया था। उन्होंने 10,000 रुपये दिए और कहा, मैं और मदद नहीं कर सकता। कौन सी दिया? नंदिनी ने उसे रोका। मेरी बेटी तो मर चुकी है, 6 साल पहले। डॉक्टर ने मुझे बताया था। हमने उसे दफना दिया था। आप भ्रमित हो रही हैं। स्नेहा चुप रही और फिर उससे नजरें हटाए बिना उसने बताया, लड़की दिया रोहन मल्होत्रा। वह बहुत समय से पहले पैदा हुई थी। उसे अस्पताल से ले जाने से इनकार कर दिया गया था। दस्तावेज पर दस्तखत आपके हैं। यह असंभव है, नंदिनी ने हांफते हुए कहा। मैंने कुछ भी दस्तखत नहीं किया था। मेरे बच्चे के बारे में मुझे बताया गया था कि वह मर गई थी।
स्नेहा ने अपना फोन निकाला और दस्तावेज की तस्वीर दिखाई। नंदिनी ने ध्यान से देखा। उपनाम, नाम, पिता का नाम, दस्तखत जैसे उसके ही थे, लेकिन उसकी लिखावट नहीं थी। यह जाली है, उसने फुसफुसाया। मैंने इनकार नहीं किया था। मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा था। उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया। मुझे धोखा दिया गया था। उसका दम घुट रहा था। दुनिया बिखर रही थी। वे सभी दीवारें जो उसने इतने लंबे समय तक बनाई थीं, धूल में मिल गईं। वह जिंदा है? नंदिनी ने दर्द से अपनी उंगलियां भींचते हुए पूछा। हाँ, जिंदा है। वह 6 साल की है। उसे देखने में गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन वह कमाल की है। बुद्धिमान, दयालु, संवेदनशील। वह बिल्कुल आप जैसी दिखती है। नंदिनी को याद नहीं था कि वह कैफे से कैसे निकली, टैक्सी में कैसे बैठी, कैसे यात्रा की। दुनिया घूम रही थी। सड़कों पर लोगों के चेहरे धुंधले दिख रहे थे, जैसे सब कुछ पानी के नीचे हो रहा हो। जब वे बाल गृह पहुंचे तो वार्डन ने उसका कड़वाहट से स्वागत किया। आ गई? होश में आई? 6 साल पहले छोड़ दिया था, अब क्या जमीर जाग गया? यहाँ कोई सर्कस नहीं है महोदया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिया का स्वास्थ्य था। लड़की को तत्काल ऑपरेशन की जरूरत थी। 20 लाख रुपए एक छोटी राशि नहीं थी। उसे नहीं पता था कि पैसे कहां से मिलेंगे। गहने बेचना, कर्ज लेना, दान इकट्ठा करना। और तभी एक रात जब वह अपने लैपटॉप पर पुरानी फोटो आर्काइव देख रही थी तो उसके दिमाग में एक विचार आया। एक फोटो प्रोजेक्ट। अपने बारे में नहीं, बच्चों के बारे में, बाल गृह के बारे में, दिया के बारे में। सीधे नहीं, बिना नामों के, बिना आरोपों के, बस कहानियां, तस्वीरें, पोर्ट्रेट, आंखें, असली, मजबूत, मार्मिक, अदृश्य नामक प्रोजेक्ट। नंदिनी ने वह कैमरा उठाया जिसे उसने 6 साल से हाथ नहीं लगाया था। पहले शॉट से ही उसकी सांसें सामान्य हो गईं, हाथ मजबूत हो गए। वह फिर से खुद बन गई। पोस्ट सोशल मीडिया पर चले गए, शेयर हुए, टिप्पणियां आईं, चैरिटी फाउंडेशनों ने हिस्सा लिया। 2 हफ्तों के भीतर एक जाने माने फाउंडेशन ने ऑपरेशन के लिए पैसे भेज दिए। 3 हफ्तों बाद नंदिनी को एक टेलीविजन शो से फोन आया। वे एक इंटरव्यू लेना चाहते थे। इस पल रोहन समझ गया कि वह जमीन खो रहा है। वह एक गुलदस्ते के साथ घर आया, एक अंगूठी के साथ, माफी के साथ, एक दयनीय नाटक के साथ। नंदिनी, मैं सब समझ गया। माफ करना। मैं मूर्ख था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वह मुस्कुराई, शांति से। मैं भी सब समझ गई रोहन, और माफ करना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह कुछ कह पाता, इससे पहले ही गलियारे में एक महिला हाथों में फाइल लिए हुए दिखाई दी। नमस्ते, मैं अभियोजन पक्ष की जांच अधिकारी हूं। क्या आप रोहन मल्होत्रा हैं? वह पीला पड़ गया। क्या बात है? जालीवाड़े, बच्चे को अवैध रूप से बंधक बनाने, जहर देने की कोशिश और दस्तावेजों में हेरफेर का संदेह है। आप हमारे साथ चलेंगे। रोहन ने नंदिनी की ओर देखा। ये तुमने? हाँ, उसने सिर हिलाया। ये मैंने ही किया है। श्रीमती मल्होत्रा ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। बाद में फोन किया, आई, दरवाजा खटखटाया, चिल्लाई, वह तुम्हारा पति है। तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। क्यों? नंदिनी ने दरवाजा खोला, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। क्या आप जानती हैं, मैंने कितनी बार सोचा था कि आप कठोर लेकिन न्यायप्रिय हैं, और आप बस उसके जैसी ही हैं, धोखेबाज। यह उसके भविष्य के लिए था। सास ने फुसफुसाया। और मेरा भविष्य और दिया का क्या? अब तुम क्या करोगी? श्रीमती मल्होत्रा ने पूछा। जीऊंगी, नंदिनी ने शांति से जवाब दिया। अपनी बेटी के साथ, अपने अपार्टमेंट में, अपनी गति से, आपके बिना। दरवाजा बंद हो गया। उसी दिन नंदिनी अस्पताल पहुंची। दिया बिस्तर पर बैठी धूप और घर बना रही थी। उसने आंखें ऊपर उठाई। नंदिनी चाची, क्या आप फिर से आएंगी? जरूर, वह मुस्कुराई। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया, मजबूती से, सच्चे दिल से। 1 महीना बीत गया। नंदिनी बच्चों के वार्ड की खिड़की के पास खड़ी थी। यह देख रही थी कि दिया स्केच पेन से इंद्रधनुष बना रही है। उसका ऑपरेशन सफल रहा था। उसकी दृष्टि स्थिर हो गई थी, और अब लड़की रंग, आकृतियां पहचान सकती थी। यहां तक कि साधारण किताबें भी पढ़ सकती थी।
नंदिनी को जिस भी बात का डर था वह पीछे छूट गया था, लगभग सब कुछ।